हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है दैट इज़ फ्रिंज विड्थ। आज हम इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जो बच्चों हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उसकी फ्रिंज विड्थ आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि जब हम एक डबल स्लिट लेते हैं, ये है स्लिट S1, ये है स्लिट S2 और यहाँ पे हमारी ये सिंगल स्लिट है S। तो सिंगल स्लिट से एक वेव फ्रंट निकलता था इस तरह से, ठीक है, और वो फॉल करता था डबल स्लिट पे। अब डबल स्लिट पे जब वो फॉल करता था, देन अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, इस ये वेव फ्रंट इस पे फॉल करता था डबल स्लिट पे, तो वहाँ से नए वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते थे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। मतलब S1 जो है अलग से एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट करते थे डबल स्लिट के अंदर, इस तरह से अपना वेव फ्रंट निकालती थी। S2 से अपना वेव फ्रंट निकलता था बच्चों इस तरह से, और ये वेव फ्रंट्स आप देख सकते हो क्या करते थे, आपस में इंटरफेयर करते थे। और जब ये इंटरफेयर करते थे तो सामने जब स्क्रीन पे ये गिरती थी लाइट, ठीक है, क्या हुआ, स्लिट एस से वेव फ्रंट निकला, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो फिर उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी S1 और S2 से भी अपने अपने वेव फ्रंट निकले। S1 से अपना वेव फ्रंट निकला, S2 से अपना वेव फ्रंट निकला। तो जब इन दोनों के वेव फ्रंट्स आगे जाएंगे स्पेस में, दे विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे से वो इंटरफेयर करेंगे। और जब वो इंटरफेयर करते थे तो कहीं पे हमें मिलता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों, और कहीं पे हमें मिलता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था, मतलब जहां पे क्रस्ट गिरती थी, ट्रफ पे ट्रफ गिरती थी, वहां हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिलती थी ब्राइट लाइट। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, मतलब क्रस्ट पे ट्रफ गिरती थी, ये क्रस्ट है, इस पे ट्रफ गिर रही है, तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, और वहाँ हमें मिनिमम लाइट मिलती थी, मतलब लगभग डार्कनेस मिलती थी। तो इस वजह से स्क्रीन पे कुछ पैटर्न बन जाता था ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, इस तरह से कि जैसे ये ब्राइट फ्रिंज, यहाँ लाइट मिलेगी, और ये डार्क फ्रिंज, यहाँ कोई लाइट नहीं मिलेगी, यहाँ फिर से ब्राइट फ्रिंज, फिर से डार्क फ्रिंज। जैसे यहाँ पे डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी, और ये जो पैटर्न मिलता था इसे बोलते थे इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहीं पे दोस्तों एक डेफिनेशन निकल के आती है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ बेसिकली क्या होती है कि दो कंसेक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और उसी का एक्सप्रेशन आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। कि जैसे मान लिया ये दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो इनके सेंटर्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। या आप ये कह सकते हो कि जो दो डार्क फ्रिंजेस हैं इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, इसे भी फ्रिंज विड्थ ही बोलूंगा। फ्रिंज विड्थ का जो सिंबल होता है बच्चों दैट इज बीटा। क्या सिंबल होता है फ्रिंज विड्थ का, बीटा। दिस इज द सिंबल विच इज कॉल्ड बीटा। तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, बीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। यही एक्सप्रेशन आज हमें फाइंड आउट करना है। यहां पे बच्चों लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो ये आपकी डबल स्लिट है और ये जो स्क्रीन है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, कैपिटल डी है। और बच्चों जो स्मॉल डी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, डिस्टेंस या कह लो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, जो स्मॉल डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे S1 और S2, जो ये डबल स्लिट है ना हमारी बेटा, S1 और S2, इन दो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी।
और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। और ये हमारा फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, और यही बच्चों हमें यहाँ पे डिराइव करना है। मतलब वी हैव टू प्रूव दैट बीटा इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो अगर आप आज चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि बीटा इक्वल होगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो सभी बच्चे बोर्ड पे अपनी नज़रें गड़ाएंगे, ध्यान से समझेंगे कि आज सर क्या समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप लेके चलते हैं। वो सेटअप कुछ इस तरह से था। ये हमारी डबल स्लिट है, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2 एंड दैट इज अवर स्क्रीन। और ये है भैया हमारी स्क्रीन। ये है एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से होके गुजरती है, कि जो हमारी डबल स्लिट है S1 और S2, ये जो दो स्लिट्स हैं इनके सेंटर वाले पॉइंट से होके गुजरती है एक लाइन। और ये स्क्रीन पे जो हमें सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी उसका सेंटर पॉइंट है। इसे मैंने पॉइंट को नाम दे दिया O। ठीक है जी, क्या नाम दे दिया मैंने इसको बच्चों? इस पॉइंट को O मैंने नाम दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक हम सोर्स रखते हैं, उससे अपना वेव फ्रंट निकलता है, फिर S1 S2 से अपने वेव फ्रंट्स निकलते हैं और वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। और जहाँ जहाँ भी लाइट गिरेगी वहाँ पे हमें इनकी इंटरफेरेंसेस की वजह से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे मिलेगा। कहीं पे हमें मैक्सिमम लाइट मिलेगी, कहीं पे बच्चों हमें मिनिमम लाइट मिलेगी। तो वही हम यहाँ चेक करेंगे। सपोज हमने पॉइंट O से X डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, ये ठीक है बच्चों। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया स्क्रीन के ऊपर ये। अब इस पॉइंट पे ये हमने पॉइंट P कंसिडर कर लिया। अब इस पॉइंट पे जो लाइट वेव्स पहुंचेंगी वो एक तो S1 से पहुंचेंगी और एक S2 से पहुंचेंगी, और वो आपस में यहाँ आके क्या करेंगी? इंटरफेयर। एक S1 से चलती है वेव, एक S2 से चलती है, और वो आपस में क्या करती है? इंटरफेयर करती हैं। और फिर हमें यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मतलब एक वेव तो बच्चों S1 से चलेगी और एक चलेगी S2 से, और ये यहाँ पे आके करेंगी बच्चों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज, मतलब इंटरफेयर करेंगी, और हमें यहाँ पे फिर इंटरफेरेंस होती हुई नजर आएगी। या तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या बच्चों वो क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव होगी। और हमने पिछले लेक्चर में कंडीशन निकाली थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो बेटा कंडीशन क्या थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन क्या थी बच्चा लोग? वो हमने फाइंड आउट की थी। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो क्या थी कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी अगर जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है दो लाइट वेव्स के बीच में, इट इज n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, n लैम्डा। कि अगर हमारी जो दो वेव्स पहुंच रही हैं पॉइंट P पे, S1 से जो पहुंच रही है और S2 से जो पहुंच रही है, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मतलब S2P माइनस S1P, ये जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P। मतलब अगर मैं पॉइंट S1 से S2P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना डिस्टेंस है बच्चों, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी। सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A तो, या N नाम देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों S2N, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनके बीच के पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से जो वेव चली और यहाँ से जो वेव चली, इस वेव ने कम पाथ ट्रेवल किया, इस वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया। कितना पाथ ज़्यादा ट्रेवल किया? इतना। तो ये जो S2N है मतलब जो S2P माइनस S1P के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है N से लेके P तक ये S1P के इक्वल हो गया है ना। तो S2P माइनस S1P ये पाथ डिफरेंस आता है। तो अगर ये जो पाथ डिफरेंस है बच्चों इन दो वेव्स का P पॉइंट पे जो पहुंच रही हैं वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाता है, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। n यहाँ पे एक इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्लियर है?
ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, मतलब हमें यहाँ पे फिर मैक्सिमम लाइट मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन थी कि अगर यही पाथ डिफरेंस ओड नंबर मल्टीपल हो जाता है, 2n-1 हो जाता है लैम्डा का, लैम्डा बाय 2 का क्या हो, अगर यही पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 हो जाता है, मतलब ओड नंबर मल्टीपल, 2n-1 हमेशा ओड नंबर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 2n-1 हमेशा क्या आएगा, एक ओड नंबर। तो अगर यही पाथ डिफरेंस 2n-1 टाइम्स हो जाता है लैम्डा बाय 2 का, तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मिलेगा हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यहीं पे पाथ डिफरेंस जो है हमारा एस, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, और अगर यही पाथ डिफरेंस बच्चों कितना हो जाता है 2n-1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2, तो हमें क्या मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, यहाँ मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसी को अब हम थोड़ा सा डिटेल में जो है स्टडी करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में भी हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में भी फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हमें ये तो पता लग गया कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। लेकिन अभी हमने पाथ डिफरेंस फाइंड आउट नहीं किया, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस S2p माइनस S1p। तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। इसको मैं रब कर देता हूं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है बच्चों वो S2p माइनस S1p निकालने पर है। तो देखो कैसे निकालेंगे उसको। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था। तो अब बच्चों हमने माना कि सपोज ये जो हमारी स्लिट्स हैं इनके बीच की जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी, और जो स्लिट और स्क्रीन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट होने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालता हूँ तो इट मस्ट बी d बाय 2, क्योंकि ये देखो आधा है ना, टोटल d है तो ये d बाय 2 होगा। इसी तरह से बच्चों ये जो डिस्टेंस होने वाली है ये भी कितनी होने वाली है, हमारी d बाय 2 होने वाली है, ठीक है। अब हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, कौन सा, S2p माइनस S1p। तो निकाल लेते हैं बच्चों। चलो तो मैं लिखता हूं, मुझे जो पाथ डिफरेंस निकालना है S2p माइनस S1p इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, जो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं उन राइट एंगल ट्रायंगल्स का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ बच्चों, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम देता हूँ B, तो मेरे पास कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं जिनसे मैं S2p और S1p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ बच्चों S2PB, कौन सी ट्रायंगल लेता हूँ, S2PB, ये वाली अगर बच्चों मैं ट्रायंगल लेता हूँ तो इस ट्रायंगल में अगर मैं S2p निकालता हूँ तो क्या आता है मेरा, मतलब S2p का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। S2p का अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक। तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं S2p निकालता हूँ तो वो निकल जाएगा S2p का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ट्रायंगल S2PB पे। तो अगर S2PB पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं बच्चों तो मेरे पास S2p का स्क्वायर क्या आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा PB, तो ये बनेगा PB का स्क्वायर प्लस बेस, बेस है हमारा S2b, तो यहाँ आएगा S2b का स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। तो S2p का स्क्वायर क्या आ गया, PB का स्क्वायर प्लस S2b का स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों एक और ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल S1PA, इस ट्रायंगल से भी मैं S1p निकाल लूंगा। तो मेरी ट्रायंगल है S1PA, यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो S1p का स्क्वायर क्या बनता है, देखो S1p का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या बनता है ये PA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही बनता है बच्चों। अब ये जो वैल्यूज हैं अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करूं तो मैं S2p माइनस S1p निकाल सकता हूं। देखो कैसे, अब अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं तो बच्चों हमारे पास बनता है
S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे आएगा S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर क्या आने वाला है मेरे पास, इधर आने वाला है PB का होल स्क्वायर प्लस S2B का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा PA का होल स्क्वायर प्लस S1A का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। तो जब ये आइडेंटिटी बच्चों यूज़ करेंगे तो हमारे पास बनेगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ये बन जाएगा S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P, यही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे अब देखो क्या आएगा ध्यान से, PB। अब PB किसके इक्वल है भाई, PB, तो PB कैसे निकलेगा, PB को मैं लिख सकता हूँ PO प्लस OB, तो ये मैं लिख लूंगा, तो PB की जगह मैं लिख लूंगा PO प्लस OB सारे का स्क्वायर प्लस S2B का स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस, ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है मेरी PA, अब ध्यान से देखिए PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, PO माइनस OA लिख सकता हूँ, तो लिख लूँगा इसको भी मैं PO माइनस OA सारे का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा S1A, ठीक है ना, S1A सारे का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे बच्चों, बनेगा हमारे पास S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों जस्ट हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, लगभग हम नज़दीक पहुँच चुके हैं अपने एक्सप्रेशन के। तो वैल्यूज रखेंगे तो PO किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो PO कितना है x, तो PO की जगह आ गया यहाँ पे x प्लस OB कितना है D/2, तो x प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एज इट इज S2B का होल स्क्वायर। हाँ S2B किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कैपिटल D को, तो इसकी जगह भी मैं कैपिटल D रख दूंगा, तो ये बनेगा D स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये माइनस का निशान था, ये थोड़ी सी गलती हो गई, माइनस का निशान, फिर उसके बाद PO की वैल्यू रख दूंगा PO कितना है x, तो यहाँ बनेगा x माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो आपके पास बनेगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल लो, ये बनता है x स्क्वायर प्लस D²/4 प्लस XD, सोल्व करोगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस D² माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर खोल लो बच्चों, बनेगा x² प्लस D²/4 माइनस के XD प्लस D², ये आपको मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं राइट साइड को, तो राइट साइड बनती है यहाँ से बच्चों x² प्लस D²/4 प्लस XD प्लस D², माइनस का निशान अंदर लेके जाऊंगा तो बनेगा माइनस x² माइनस D²/4 प्लस XD माइनस D²। तो देखो x² से माइनस x² कैंसिल, D²/4 से D²/4 कैंसिल, कैपिटल D² से कैपिटल D² कैंसिल, क्या बचा XD, तो XD प्लस XD कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ XD, तो हमारे पास ये बन जाएगा सारा, तो हमारे पास यहाँ से ये सॉल्व करके बच्चों बन गया S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, बचा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ XD। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। तो ये कैलकुलेशन करके यहाँ तक भैया हम पहुँच गए, S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ XD आ गया। अब आगे देखते हैं, तो अब आगे देखो बच्चों,
यहाँ से हमें तो पाथ डिफरेंस चाहिए था, हमें क्या चाहिए था S2P माइनस S1P, जो हमारा पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा यहाँ से, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे तो ये बनेगा 2XD अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आ गया S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ XD अपॉन S2P प्लस S1P, ये आ गया। ठीक है ना, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया, क्लियर। अब इससे आगे देखो, अब S2P माइनस S1P, ठीक है ना, S2P माइनस S1P, ये तो हमारा पाथ डिफरेंस है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन में लेके जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन में कैसे लेके जाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जो ये डिस्टेंसेस है ना बच्चों, जो हमारे डिस्टेंस है S2P, अब हो क्या रहा है एक्चुअली, एक्सपेरिमेंटली वैसे है क्या, दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट है बच्चों हमारा P, इट इज वेरी क्लोज टू O, इज वेरी क्लोज टू O। इस डायग्राम में तो आपको दिख रहा है कि भाई P पॉइंट तो O से इतनी दूर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रैक्टिकली ये जो P पॉइंट है ये इसके बहुत नज़दीक है O पॉइंट के। तो अगर ये O पॉइंट के बहुत नज़दीक हुआ तो इसका मतलब उस टाइम पे जो S2P की डिस्टेंस होगी और S1P की डिस्टेंस होगी वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, कैपिटल D के इक्वल होगी। मतलब उस टाइम पे बच्चों S2P और S1P हमारा जो कैपिटल D है उसके इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली। अब आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि सर ने ये कैसे बोल दिया कि अगर पॉइंट P क्लोज है तो S2P और S1P अप्रोक्सीमेटली D के इक्वल होंगे। तो इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ। देखो कैसे समझते हैं कि सपोज मैं मान लेता हूँ बच्चों कि लेट जो कैपिटल D है वो 100 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो सपोज कितनी है 100 सेंटीमीटर, और जो हमारा स्मॉल d है मतलब इन स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, और जो P पॉइंट है हमने माना वो सेंटर पॉइंट O के बहुत नज़दीक है, और हमने माना कि P पॉइंट कितनी दूर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है OP, मतलब ये जो डिस्टेंस है x हमारी OP, ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर है। तो अब अगर आप S2P या S1P निकालते हो तो देखो क्या आता है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। चलो, अगर आप बच्चों यहाँ पे S2P निकालते हो, ठीक, तो क्या बनता है S2P अंडर द रूट ऑफ S2P क्या बनता है, अंडर द रूट ऑफ S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, यही बनता है। क्या बनता है S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, यही बनेगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही बनेगा। वैल्यूज रखो इसमें। S2B आपका कितना है बच्चों 100, तो यहाँ आएगा 100 का स्क्वायर प्लस BP आपका कितना है, BP कितना है x प्लस D, मतलब x कितना है 1 सेंटीमीटर, ये है 0.1 था तो 0.1 का भी हाफ हो जाएगा, तो मतलब बनेगा ये, अगर आप 0.1 का हाफ करते हो बच्चों तो कितना बनता है 1/20, मतलब 0.05 बनता है। तो यहाँ पे बनने वाला है 1 प्लस 0.05, मतलब ये बनने वाला है 1.05 का स्क्वायर, यही बनेगा। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे आप तो क्या बनने वाला है 100 का स्क्वायर कर लो, ये आ गया, प्लस 1.05 का स्क्वायर कर लो। 1.05 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों 5 5 25, 5 एकम 5, 0 0 0 105, तो 5 2 5 5 जा 5 5 5 10, हासिल गया 1 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर बनता है 1.1025, कितना बनता है 1.1025। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे बच्चों तो क्या बनेगा आपके पास 10001.1025, यही बनता है। अब इसका अंडर रूट सॉल्व करो, ठीक है, इसका क्या कर लो अंडर रूट सॉल्व कर लो। तो बच्चों जब आप इस अंडर रूट को सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आता है 100.005। तो ये जो नंबर आया अप्रोक्सीमेटली 100 हीट के तो इक्वल आया 100 सेंटीमीटर के।
तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बच्चों हमें यूज करनी है कि अगर ये डिस्टेंसेस बहुत कम हो तो आप देख सकते हो कि S2P जो हमने निकाला वो अप्रोक्सीमेटली 100.005 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो D के ही इक्वल है जो हमने 100 सेंटीमीटर मानना था। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर बच्चों आप S1P भी निकालोगे ना, वो भी अप्रोक्सीमेटली 100 के ही इक्वल आएगा, मतलब कैपिटल D के ही इक्वल आएगा। तो यही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बच्चों हम यूज करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेशन जब यहाँ यूज होगी तो उस टाइम पे बच्चों यहाँ हमारे पास बनेगा ये S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ XD अपॉन S2P की जगह भी कैपिटल D रख लेंगे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली D रख लेंगे। तो आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ XD अपॉन 2D, 2 से 2 कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस बच्चों आपके पास आ गया S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD बाय कैपिटल D। तो ये आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया। यहाँ तक आधा क्वेश्चन तो बच्चों सॉल्व हो गया है। अब हम फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा, यहाँ तक समझ में आ गया और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दो। इसके बाद आगे बताता हूँ। तो यहाँ तक बच्चों आपने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब इससे आगे देखो, अब पाथ डिफरेंस हमें पता लग गया। अब शुरू में ही बच्चों मैंने आपको बताया था, इस पाथ डिफरेंस से ही पता लगता है कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब हमें हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी, वो यहीं से पता लग जाता है पाथ डिफरेंस से। तो दोनों के लिए हम कंडीशन निकालते हैं। पहले हम बच्चों बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जैसा मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है हमारा S2P माइनस S1P जो कितना आ रहा है XD बाय कैपिटल D, इट शुड बी n लैम्डा। शुरू में ही बताया था ना वीडियो के, n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये डिस्टेंस x आ जाएगी n लैम्डा, कैपिटल D उधर चला गया अपॉन स्मॉल d, ये स्मॉल d इधर आ गया, ठीक है ना। रीअरेंज करके यही बनेगी। और इस x को ना हम xn मान लेंगे। xn का मतलब है कि सेंटर से जो हमारी nth फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो nth फ्रिंज होगी उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, n टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अब अगर मैं ये ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर हमें nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है सेंटर से, तो वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा d बाई स्मॉल d होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सेंटर में n कितना लेंगे हम, 0। ये जो सेंटर है, सेंटर पे n 0 होगा, तो हमारी जो पहली ब्राइट फ्रिंज होगी उसके लिए n 0 है और उसके लिए सेपरेशन सेंटर से कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि सेंटर में तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है। अब नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसके लिए n होगा बच्चों 1, और उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट मतलब सेंटर के बाद, मान लिया ये हमारी यहाँ पे सेंटर में हमारी क्या है, ब्राइट फ्रिंज, और इसके बाद ये हमारी आ जाती है बच्चों डार्क फ्रिंज। उसके बाद दोबारा ब्राइट आ जाती है, सेंटर के लिए n 0 है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज आएगी उसके लिए n क्या पुट करूंगा, मैं 1 पुट करूंगा, और उसके लिए मेरी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों यहाँ तक की x1, वो मैं निकाल सकता हूँ। वो कितनी आएगी, 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा d बाय स्मॉल d, मतलब कितनी आ गई, लैम्डा d बाय स्मॉल d। समझ रहे हो ना। सिमिलरली बच्चों अगर मैं n को 2 पुट करता हूं तो मुझे नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन पता लग जाएगी कि सपोज इसके बाद फिर से डार्क फ्रिंज, और ये n इक्वल टू 2 के लिए सेंटर के बाद आने वाली मेरी सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n 2 हो जाएगा, और उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से x2, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा d बाय स्मॉल d, यही आ जाएगी। इसी तरह से अप टू सो ऑन बच्चों, जो nth फ्रिंज होगी उसके लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन बनता है, n टाइम्स ऑफ लैम्डा d बाय स्मॉल d। अब जैसा कि फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन थी, कि जो फ्रिंज विड्थ थी मैंने आपको बताया था, फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेसिकली बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के, लगातार आने वाली 2 ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लगातार आने वाली 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। तो देखो अब x2
और x1 ये लगातार आने वाली है ना, ये पहली सेंट्रल फ्रिंज के बाद ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँ तो ये डिफरेंस मुझे बेसिकली क्या देगा, फ्रिंज विड्थ देगा, है ना। क्या देगा बच्चों, ये मुझे फ्रिंज विड्थ x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू रख दो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, माइनस x1 की वैल्यू रखो बच्चों 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इसको सॉल्व करो, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका बचा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करके आपको फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन मिल गया, बीटा is equal to lambda d upon small d. So this is the expression for fringe width. तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में बच्चों जो है निकाल के दिखाया है। सिमिलरली हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भी लिए भी आपको निकाल के दिखा सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ यही आने वाली है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। देखो कैसे। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करके दिखाएंगे। और जैसा हमने पढ़ा है कि जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बच्चों, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा हमारा ये एक्स डी अपॉन डी, ये क्या होने वाला है 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था वीडियो के। तो ये हम इसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो nth डार्क फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन बच्चों आ जाएगी। तो nth डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन हमें मिलेगी वो कितनी होगी, देखो 2n माइनस 1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन 2d, ये स्मॉल डी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये होगी। अब यहाँ भी वही चीज है। वही चीज कैसे है देखो। अब अगर मैं पहली डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो उसके लिए n को मैं 1 पुट करूंगा। ये मेरी पहली डार्क फ्रिंज है बच्चों, इसके लिए n 1 होगा। इसके लिए n 1 रखूंगा तो x1 मेरे पास बनने वाला है, n की जगह 1 रखा, 2 माइनस 1 इंटू 1, तो ये बना लैम्डा डी बाय 2d, यही बनेगा बच्चों। सिमिलरली सेकंड जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए मैं n को 2 रखूंगा। सेकंड डार्क फ्रिंज मेरी ये है, यहाँ के मैं n इक्वल 2 रखूंगा, तो मुझे सेकंड डार्क फ्रिंज मिलेगी x2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 बाय, तो ये बनेगा 3 लैम्डा डी बाय 2d, ये x2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अप टू सो ऑन आप nth फ्रिंज के लिए निकाल सकते हो। अब डार्क फ्रिंजेस के केस में भी फ्रिंज विड्थ हमारी क्या आएगी बच्चों, x2 माइनस x1, मतलब इन दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू रखो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाय 2d माइनस लैम्डा डी बाय 2d। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो आपके पास वही लैम्डा डी बाय डी कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 3/2 माइनस 1/2 जो 1 होता है। दैट मीन्स बच्चों फ्रिंज विड्थ यहाँ भी हमारी कितनी आ रही है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो इसका मतलब बच्चों चाहे हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, फ्रिंज विड्थ हमेशा सेम रहेगी। इंटरफेरेंस के केस में फ्रिंज विड्थ कितनी आने वाली है बच्चों, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो ये है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। और एक्सपेरिमेंटली हम फ्रिंज विड्थ एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे सामने होता है पैटर्न। और फ्रिंज विड्थ अगर पता लग जाए तो वेवलेंथ भी पता लग जाती है। वेवलेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ से लैम्डा डी उधर चला जाएगा, बीटा इंटू डी बाय कैपिटल डी। इस फॉर्मूले से हम बच्चों वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सबको समझ में आया होगा। इंटरफेरेंस से रिलेटेड था। तो आज के इस टॉपिक के साथ इंटरफेरेंस खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई फिनोमेना डिस्कस करेंगे जो होगी डिफ्रैक्शन। आई होप, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।